बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हम चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो वर्क है। वर्क क्या है? वर्क की सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दूं कि वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स। कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो इसको हम कहते हैं कि ये वर्क है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि फिजिक्स में हम वर्क उसको कहते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? वर्क का। द क्वेश्चन अराइजेज हाउ मच वर्क इज डन। यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वर्क कितना हुआ है। हम वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो नेचुरली ग्रेटर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड लॉन्गर इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट, लार्जर वुड बी द वर्क डन। कि अगर हम बात करें, डेफिनेशन में दो चीज़ें थी, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लें। तो हमारे पास जो है एक फोर्स पे डिपेंड करेगा और दूसरा डिस्टेंस पे। दोनों चीज़ें, फोर्स और डिस्टेंस, ये दोनों अगर ज़्यादा होंगी तो वर्क भी ज़्यादा होगा। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो वर्क बेसिकली प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एस का। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इक्वल टू एफ एस। यहाँ पे W एफ वर्क डन है, F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है। Sometimes force and displacement do not have the same direction such as shown in figure। अब कभी कभार ऐसा नहीं होता कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे। जैसे कि पिछली डायग्राम थी या ये डायग्राम है, जहाँ पर फोर्स एक एंगल पे लगाई जा रही है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये ब्लू कलर का एरो है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हेयर द फोर्स F इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज मूव्ड। यहाँ पे जो फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है वो हॉरिजेंटल सरफेस के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो अब हम इस फोर्स F को रिजॉल्व करेंगे इसकी कंपोनेंट्स में। तो एक हमारे पास x कंपोनेंट आएगा, इसको fx कहेंगे, और एक यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इसको fy कंपोनेंट का नाम देंगे। जो fx कंपोनेंट होगा वो इक्वल होगा f cos थीटा के और fy कंपोनेंट इक्वल होगा f sin थीटा के। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा fx और ये किसके इक्वल होता है? f cos थीटा के, और वर्टिकल कंपोनेंट fy के इक्वल आता है जो कि f sin थीटा के इक्वल होता है। In case when force and displacement are not parallel, then only the x component fx parallel to the surface causes the body to move on the surface and not the y component fy। कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल ना हो, तो जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो सरफेस के पैरेलल ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और वो कौन सी डायरेक्शन बनती है? fx वाली। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर f फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा fx की डायरेक्शन में। तो इस वजह से इसके ऊपर जो वर्क डन हो रहा है वो fx की वजह से हो रहा है, fy की वजह से नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू fxs, क्योंकि जितनी भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वो x कंपोनेंट की वजह से है। फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है लेकिन ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो fx कंपोनेंट है। तो W इक्वल टू f cos थीटा इंटू s आ जाता है, और f cos, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो W इक्वल आ जाता है f s cos थीटा के। यही हमारे पास वर्क डन का फार्मूला है। अब वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और ये डिपेंड कर रही होती है फोर्स पे जो उस बॉडी पे अप्लाई हो रही होगी, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे कि वो बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, और तीसरा एंगल बिटवीन देम, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होगा। यूनिट ऑफ वर्क क्या है? SI यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल। वर्क का यूनिट जॉल है, और इसको हम जॉल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जॉल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि अमाउंट ऑफ वर्क डन 1 जॉल होगी उस वक्त जब हम फोर्स 1 न्यूटन की अप्लाई करें और वो बॉडी को डिस्प्लेस करें 1 मीटर के डिस्टेंस में, जिस डायरेक्शन में फोर्स की गई है उसी डायरेक्शन में। यानी कि अगर हम इसको किसी भी क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी जिसका हम
यूनिट फाइंड करने जा रहे हैं उसका फार्मूला लिखें और हर एक चीज़ को 1 पुट कर दें। W इक्वल टू Fs था, W वर्क डन है, वर्क डन 1 जूल, फोर्स Fs फोर्स 1 न्यूटन, डिस्टेंस था उसके बाद या डिस्प्लेसमेंट है तो वो भी हमारे पास 1 मीटर। तो वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। Thus 1 joule इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। W इक्वल टू Fs, तो हर एक चीज़ को 1 पुट किया, 1 जॉल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो ये हमारे पास जॉल की डेफिनेशन आ गई। जॉल इज़ ए स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क। जॉल स्मॉल यूनिट ऑफ वर्क है, इसके बिगर यूनिट जो हैं वो किलो जॉल हैं या मेगा जॉल हैं। बेसिकली क्या किया है कि इनके साथ हमने प्रीफिक्सेस लगा दिए हैं। 1 किलो जॉल इक्वल होगा 10 पावर 3 जॉल के और 1 मेगा जॉल इक्वल होगा 10 पावर 6 जॉल के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ पर चैप्टर 6 आएगा। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने वर्क को डिस्कस किया। मज़ीद आगे टॉपिक्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।